तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैसा आपको पता है बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने अपना कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसको करा था, और अब मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करा रहा हूं, आप मेरे साथ रिकॉल करना अभी तक हमने क्या क्या करा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट 2013 जो है, उससे प्रीवियस चलता था कंपनीज एक्ट 1956, उससे भी पहले कोई एक्ट चलते थे। तो ये सारे एक्ट चलते रहते हैं। अब जो रिसेंटली है वो कंपनीज एक्ट 2013 है। तो इंडिया में जब भी कोई कंपनी बनेगी, रजिस्टर होगी, वर्क करेगी या लिक्विडेट होगी, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसे कंप्लाई करना पड़ेगा विद कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है 470 एंड देयर आर 7 शेड्यूल। दूसरी बात, आपको कंपनी रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन सर्कुलर आता है वो भी कंप्लाई करना पड़ेगा। सर किस किस पे एप्लीकेबल होगा बेटा? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इस लॉ में या फिर प्रीवियस लॉ में, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और कोई भी ऐसी कंपनी जो गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट है, सब में कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है। लेकिन अगर स्पेशल एक्ट कोई बात बोल रहा है जो कॉन्ट्राडिक्ट करे कंपनीज एक्ट को, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? स्पेशल एक्ट को। उसके बाद मैंने बताया कंपनी क्या होती है, तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। सिंपल टर्म्स में इट इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, हैड सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील। कॉमन सील में याद रखना 2015 की अमेंडमेंट में इसे ऑप्शनल बना दिया गया है। अब आप कॉमन सील लो या फिर आप 2 डायरेक्टर के साइन या एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन कर दोगे तो हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया बेटा कि यहां पे कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होती है कंपनी लायबिलिटी में लिमिटेड बाय शेयर्स, जहां पे आप लायबल होते हो लिमिटेड ओनली फॉर दी अनपेड अमाउंट, जितने शेयर आपके पास है। लिमिटेड बाय गारंटी में आप लायबल होते हो ओनली फॉर दैट अमाउंट बेटा जो आपने एमओए को रजिस्टर करवाते टाइम प्रॉमिस करा था कि मैं वाइंडिंग अप के टाइम पे दूंगा। और थर्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जब कंपनी वाइंड अप पे जाएगी तो आपकी लायबिलिटी पर्सनल लेवल पे होगी, मतलब मेंबर्स आर पर्सनली लायबल फॉर डेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तीनों में से जो भी होगा। नेक्स्ट आता है आपके ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात, प्राइवेट कंपनी कौन सी थी जिसमें 3 बातें होती है? कितनी बातें होती है? पहला, ट्रांसफर ऑफ शेयर में रिस्ट्रिक्शन, फ्रीली ट्रांसफर में होते। दूसरा, पब्लिकली शेयर इशू करने में प्रोहिबिशन, वर्ड याद रखना, रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन। और मेंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पे लिमिटेशन। कितने लिमिटेशन है? 200। लेकिन इस 200 की लिमिट में 2 बातें याद रखना, जॉइंट मेंबर्स को हम सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे और प्रेजेंट इंप्लॉय कम मेंबर या पहले के एम्प्लॉय कम मेंबर को हम 200 के लिमिट में काउंट नहीं। तो मतलब अगर हमने किसी को शेयर दिए है एज एम्प्लॉय और मेंबर बनाया है तो हम उसे 200 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका हर बार इस पे डाउट आता है, हर बार। हाँ हाँ बता मतलब मेंबर्स ज्यादा हैं, हाँ, और वो सारे मतलब वो कर दिए तब भी ज्यादा हो रहे हैं। सारे वो कर दिए मतलब उनको नहीं कैलकुलेट करा। हाँ, एम्प्लॉय हटा दिए, जॉइंट को सिंगल कर लिया और 2 से ज्यादा हो रहे हैं तो आप प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते। सर उसमें फिर लिखना पड़ेगा कि मतलब फिर भाई ऑल्टर करके पब्लिक बनाओ उसे। 2 ऑप्शन है, या तो तू मेंबर कम कर, दूसरा ऑप्शन या तो तू प्राइवेट कंपनी मत बना। सर जैसे केस स्टडी आती है उसमें जो बोलता रहता है कि मतलब प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं ये हाँ, तो तुझे बस ये देखो, केस स्टडी में क्या चाहेगा? केस स्टडी में बोलेगा इतने मेंबर है, इतने जॉइंट मेंबर है, इतने एक एम्प्लॉय वाले मेंबर है, तो आप बताओ कि ये प्राइवेट कंपनी बन सकता है या नहीं बन सकता। तो आपको मेंबर को काउंट करना है। अगर मेंबर जो है वो लिमिट से ज्यादा हो रहे हैं तो आप बताओगे कि भैया ये प्राइवेट कंपनी स्टैब्लिश नहीं हो सकती, ये फिर अदर फॉर्म पब्लिक बनाना पड़ेगा। अगर मेंबर लिमिटेड है तो आप कंक्लूजन दोगे यस, फिर पूरा प्रोविजन समझाएगा प्राइवेट कंपनी का, और लास्ट में बोलते भाई हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर है एम्प्लॉय और जॉइंट वाले को सिंगल मर्ज करके वो 200 से कम है तो ये प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। उसमें तुझे जजमेंट देना है प्राइवेट बनेगी या नहीं बनेगी। हाँ, अगर मान ले 230 आ रहे हैं, अब 200 मेंबर की लिमिट है तो उसको 30 मेंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे, या फिर वो प्राइवेट कंपनी बना नहीं सकता। अगर वो पूछ रहा है कि प्राइवेट बनाने के लिए कितने मेंबर रिड्यूस करने हैं, तो 200 के एक्स्ट्रा जो भी होंगे एम्प्लॉय को नहीं लेना, जॉइंट वालों को सिंगल लेना है। चलो, तो ये हो गया। फिर आता था बेटा पब्लिक कंपनी। पब्लिक, अच्छा, प्राइवेट में और चीजें बताई थी, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 लिमिट याद रखना। इसमें प्राइवेट लिमिटेड लगता है, इसमें मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए? 2 डायरेक्टर चाहिए मिनिमम। यहां पे स्मॉल और ओपीसी हमेशा प्राइवेट बनती है। फिर मैंने पब्लिक बताया, पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी वेदर उसके आर्टिकल में वो प्राइवेट रजिस्टर्ड है। याद रहेगा वाली बात।
पक्की बात। इसमें बाकी सारा उल्टा कर दो, फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर है, पब्लिकली शेयर इशू कर सकती है, मेंबर में कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम डायरेक्टर 3 चाहिए, और यहाँ पे पीछे लगता है सफिक्स में क्या, लिमिटेड, है ना, सारी बातचीत कर दी थी। फिर आया 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी सिंपल था, ऐसी पब्लिक कंपनी के अलावा, पहले बताया था पब्लिक कंपनी के अलावा, मतलब कभी भी स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होती, इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, जिसका दो चीजें थी, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। 4 40 दोनों कंडीशन मीट करनी है आपको, और 4 है 40 है तो चलेगा, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड टर्नओवर 40 करोड़ ज्यादा। अगर एक भी कंडीशन आपने नहीं करी थोड़ा, फिर आप उसे नहीं बना सकते स्मॉल। फिर आया ओपीसी। ओपीसी क्या होती है, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों कितने होंगे, 1, मैक्सिमम मिनिमम दोनों कितने होंगे, 1 मेंबर। ओपीसी में भाई बढ़िया सी कॉन्सेप्ट, ये हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होगी, थैंक यू भैया, ये हमेशा एक कैसी कंपनी होगी, ये हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होगी जिसमें मैक्सिमम मिनिमम मेंबर 1 होंगे। इसमें जब आप इनकॉर्पोरेशन करोगे, आपको एमओए में मेंबर के साथ एक अदर पर्सन नॉमिनी का नाम अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना, और वो नॉमिनी जो है जब डेथ और इनकैपेसिटी होगी मेंबर की तो वो मेंबर बन जाएगा। इसका रिटर्न कंसेंट आपको लेके आरओसी पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये कभी भी अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है, मेंबर कभी भी नॉमिनी के नाम को चेंज कर सकता है, और उसे ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए नहीं मानेंगे। अभी एमओए आएगा अगली क्लास में, तुम्हें समझ आएगा ऑल्ट्रेशन क्या होता है। क्लियर है भाई, ये सारी बातें बताई थी। इसके अलावा कौन मेंबर नॉमिनी बन सकता है, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट और अदरवाइज में कितने डेज, 120 डेज, एटलीस्ट 120 डेज अगर आप इंडिया में हो तो आप नॉमिनी मेंबर दोनों बन सकते हो। एक बंदा एक ओपीसी में मेंबर बन सकता है, एक से ज्यादा में, एक बंदा एक ओपीसी में ही नॉमिनी बन सकता है, एक से ज्यादा में, लेकिन क्या एक पर्सन एक में मेंबर एक में नॉमिनी बन सकता है, यस, है ना, ये बताया था। माइनर कभी भी इसमें एलिजिबल नहीं होगा, और ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी या एनबीएफसी पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट या कन्वर्ट नहीं होगी। सेक्शन 8 कभी नहीं बन सकती ओपीसी, प्रॉफिट के लिए होती है हमेशा। तो ये बता दिए सारे। फिर एक होल्डिंग सब्सिडरी वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं बताया था सब्सिडी, होल्डिंग तो बकवास है, सब्सिडरी क्या होती है बेटा, सब्सिडरी होती है दो कंडीशन, अगर दूसरी कंपनी आपके कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी को कंट्रोल कर रही है, याद है कंपोजिशन ऑफ बीओडी मतलब मेजॉरिटी बीओडी को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, और दोनों में से करनी है कंडीशन, और आप होल्ड कर रहे हो मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और टोटल वोटिंग पावर किससे मिलती है, इक्विटी शेयर से मिलती है। दोनों में से कोई भी कंडीशन करी तो आप सब्सिडी बन गए और उसके होल्डिंग, ठीक है। और याद रखना ये जो 50% टोटल वोटिंग पावर है, ये चाहे आप खुद से कर लो चाहे अपनी सब्सिडी के ग्रुप से करवा लो, एग्रीगेट में 50% है तो आप सब्सिडी बन जाओगे, आप उसकी होल्डिंग बन जाओगे। समझ आ रही बात, ये इंपॉर्टेंट है, केसेस बनाए ना 5, याद है ना, याद रखना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एसोसिएट कंपनी भाई सिंपल, एसोसिएट कंपनी होती है वो कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एंड इट इज नॉट अ सब्सिडरी, जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एंड इट इज नॉट अ, आपने बोला सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब बेटा जो जहां पे आप एटलीस्ट 20% टोटल वोटिंग पावर ले रहे हो, मतलब 20 या 20 से ज्यादा और 50 से कम, 50 से ज्यादा सब्सिडरी हो जाएगी, 20 या 20 से ज्यादा और 50 से कम, इस लिमिट में अगर आप होल्ड, 50 भी चलेगी, 20 या 20 से ज्यादा, 50 या 50 से कम, इस लिमिट में रेंज में कर रहे हो तो आप क्या हो बेटा, एसोसिएट कंपनी। और जिस कंपनी ने होल्ड करा है वो होगी इन्वेस्टिंग कंपनी, ठीक है सुरेश, ये दिक्कत क्लियर है बेटा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब बताया था। आगे लिस्टेड कंपनी जिसका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, लिस्टेड, जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड। उसके बाद इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कंपनी बेटा जहां पे एटलीस्ट 51%, प्लीज एक एक वर्ड, कहां मोर देन है कहां एटलीस्ट है, ध्यान से रखना, यहां था एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट टोटल वोटिंग पावर, पेड अप शेयर कैपिटल, उसे हम मानेंगे कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड करा है, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करा है, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में मैंने बताया था कि यहां पे इस प्रोविजन में आप पेड अप शेयर कैपिटल को कभी कभार कंसीडर कर सकते हो क्या, टोटल वोटिंग पावर मतलब इक्विटी शेयर, तो एक ही बात पड़ती है, बाद में अमेंडमेंट आई थी, ठीक है। फॉरेन कंपनी आपको पता है बेटा जो इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड हुई आउटसाइड इंडिया, लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस या जो एक्टिविटी वो कंडक्ट कर रही है वो है इन इंडिया, चाहे वो खुद से करे, चाहे वो एजेंट से करे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, चाहे फिजिकल। नेक्स्ट आया था बेटा डोरमेंट कंपनी, बेटा इनएक्टिव, याद है इनएक्टिव, डोरमेंट कंपनी क्या होती है याद रखना, एक ऐसी कंपनी जो फॉर्म हुई है 3 कामों के लिए, पहला फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, होल्ड इन एसेट और होल्ड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन 3 काम के लिए। इसके साथ साथ एंड, ये तीनों में और था, या तो ये या तो ये, एंड
उसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अगर आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सेल परचेज कर दिया तो भाई फिर आप डोरमेंट थोड़ी हो, फिर तो आप एक्टिव हो। लेकिन सर क्या वो आरओसी को कोई फीस दे सकता है? यस। 4 ट्रांजैक्शन थे ना जिन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना था, वो सिग्निफिकेंट नहीं है मतलब वो डोरमेंट कंपनी कर सकती है, कोई फीस देनी हो, कोई लीगल रेगुलेटरी एक्ट में कोई पेमेंट देनी हो, ऐसे करके 4 बताए थे जहां पे आप पेमेंट कर सकते हो, उन्हें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। निधि कंपनी बेटा, जो कंपनी एक्ट में निधि लिखी है वो निधि है, और ये क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, मिलजुल के पैसा देके हेल्प करती है। ये थ्रिफ्ट और सेविंग कल्चर को प्रमोट करने की होती है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 2 कंडीशन बताई थी बेटा। पहला, अगर आपका कोई स्पेशल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट, या दूसरा अगर आपका 51% एटलीस्ट होल्ड करा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप पीएफआई बनने के लिए एलिजिबल थे। और फिर बाद में गवर्नमेंट बताई कौन पीएफआई है। इंडिया में 4-5 ही थे, एलआईसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन करके थी एक, है ना, ऐसे करके 4 या 5 पॉइंट थे, उनको पीएफआई माने। लास्ट सेक्शन 8 बताई थी। सेक्शन 8 होती है जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनती है। अपना प्रॉफिट, सेक्शन 8 लास्ट में बताई थी, अपना प्रॉफिट ये सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेगी। क्या ये डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? नो, सेक्शन 8 कंपनी कभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते। इसको सरकार से एक सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ता है, याद है आपको सेपरेट लाइसेंस, है ना, वो लाइसेंस सरकार कभी भी रिवोक कर सकती है अगर आप कोई गलत काम करोगे, है ना। इसको कोई लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना होता, ये इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और ये सारे बेनिफिट लेती है लिमिटेड कंपनी वाले। हाँ, लेकिन नाम के पीछे कुछ नहीं लगाना। लेकिन अगर आपका लाइसेंस रिवोक हो गया ड्यू टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, या आपने इस एक्ट को वायलेट करा, या कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रमोट नहीं करा, गलत काम करा, तो उस केस में आपको आपका लाइसेंस रिवोक, और फिर आपको नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिट लगाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर भी पास करेगी, और अगर आप इस सेक्शन को कोई भी कंप्लाई नहीं करते तो कंप्लाई करने पे पेनल्टी भी लगेगी, और 2 बंदों पे पेनल्टी लगती है बेटा। कंपनी पे है तो फाइन लगेगा 10 लाख से कम नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, तो 10 लाख से 1 करोड़। और अगर आप डायरेक्टर हो या ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो, तो अगर आपने गलती से कर दिया तो वहां पे फाइन लगाएंगे 25,000 से 25 लाख तक का, और इंटेंशनली करा है, फ्रॉड इंटेंशन से करा है तो इंप्रिजनमेंट वगैरह। तो सेक्शन 44 फ्रॉड का सेक्शन होता है कंपनी में। क्लियर है? पक्की बात। पूरा सेक्शन मैंने 15-20 मिनट लगाए होंगे। कितना टाइम हो गया अपने को? फिर अपने को 12 मिनट लगे। देखो 12 मिनट में पूरा रिवाइज, 12 मिनट में पूरा रिवाइज। देखो ऐसे ही रिदम में अभी अभी याद कर लोगे ना, अभी गरम गरम है कंपनी, आज भाई लपेट दो। और आज मेरे यूट्यूब चैनल पे एक मस्त लॉ का एबीसी एनालिसिस आ रहा है जनवरी के लिए, जो भी दे रहा है, और वो मई वाले अटेम्प्ट के लिए भी बिल्कुल लायबल है। उसमें मैंने पूरे जितने भी अभी तक फाउंडेशन के अटेम्प्ट हुए ना, उनको एनालाइज करके दिखाया है कि आपको स्ट्रैटेजिकली कौन से चैप्टर करने चाहिए, कौन से चैप्टर की वेटेज है, आपको पता है। पूरी वीडियो में विद प्रूफ दिखाया उन्हें। दोनों एक्ट अभी तक न्यू स्कीम के बाद 2 बार अटेम्प्ट हुआ है, जून और सितंबर। कॉन्ट्रैक्ट आया है 32-36 नंबर का, एक में 32, अगले में 36 मार्क्स, 32-36। तो एवरेज लेके चलोगे 30 से ऊपर, एवरेज लेके चलोगे तो 30 से ऊपर। सेकंड नंबर पे कंपनी एलएलपी 27 मार्क्स, इसमें भी दोनों में 21 मार्क का कंपनी, 6 नंबर का एलएलपी, मिला के 27। तो अगर संदीप दिमाग से चल 32 मार्क्स, 36 का भी है मिनिमम, 32 कॉन्ट्रैक्ट, 27 कंपनी एलएलपी, कितने हो गए बेटा? 50, 32 प्लस 27 59। 60 नंबर लगा ले, क्योंकि पेपर 120 का आता है ना, एक क्वेश्चन आपको छोड़ना था। हाँ, 60 मार्क्स का तो आपका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एलएलपी है, उसके ऊपर बोनस 14 नंबर का नेगोशिएबल, 14, दोनों में 14, और 6 नंबर का जो मैं अगला कराऊंगा ना, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दोनों बार 6 नंबर का आया भाई। क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट। ठीक है, कि लॉ कितने टाइप्स की होती है, लॉ का क्या, लॉ बनता कैसे ये बताओ, लॉ का बेनिफिट क्या है, लॉ की लिमिटेशन क्या है, 6 नंबर का, और 4 पेज का चैप्टर है, हिंदी के 4-5 पेज में निपटा दूंगा। तो आप देखो 60 हो और 20 दोनों, तो 80 मार्क्स का आपका वेटेज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, एलएलपी, नेगो, इंडियन रेगुलेटरी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप स्ट्रैटेजी चलेगा ना संदीप, तो जैन में आराम से 50-60 मार्क्स ला सकता है आराम से। ठीक है, लॉ में 60 मार्क्स इज वेरी गुड, जेन्युइनली बता रहा हूं मैं आपको, लॉ में 60 मार्क्स इज वेरी गुड, अच्छे मार्क्स है बहुत। ठीक है, तो आप जो है स्ट्रैटेजी चलो संदीप भाई, स्पेशली आप, तुम दोनों को तो भाई मैं कोई स्ट्रैटेजी क्यों दूं, मैं अटेम्प्ट है, अल्लाह पूरा पढ़ो, एक एक चीज चार्ट के पढ़ो, स्कैनर वगैरह सब करो। लेकिन संदीप भाई अभी अगर आपको वो है कि 1 महीने में कैसे और अच्छा हो सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रिसाइज स्टडी,
और उसमें से भी ना मैंने ये तो एक्ट पूरे पढ़, अब जैसे सोगा और एलएलपी, अब मैं सोगा कंप्लीट करा दूंगा पेपर से पहले, एलएलपी मिड में होगा, तो सोगा जो तूने पढ़ा होगा बेटा, वो सोगा से जो उस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो पहले लर्न करियो। अरे पार्टनरशिप, सॉरी पार्टनरशिप, सोगा तो मैं पहले करा ही दूंगा, अभी इसी मंथ से पहले ही हो जाएगा, वो तो छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, सोगा ठीक है और इंटरेस्टिंग भी, जल्दी जल्दी होगी उसकी थ्योरी। लेकिन यह है कि तू सोगा में लिमिटेड भी पढ़ेगा तो हो जाएगा, क्योंकि इतना रटना थोड़ा मुश्किल है, बट हो जाएगा स्ट्रैटेजिकली। चल ठीक है, बाकी तुम दोनों तो भाई अच्छे से ही पढ़ो, तो मैं तो क्या ही बोलूं, आ जाओ। चलो भाई, हाँ सेक्शन 8 में एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे कोई मिनिमम डायरेक्टर का कोई सीन नहीं होता, और पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो सेक्शन 8 में मेंबर बन सकती है, एलएलपी में नहीं बन सकती थी, याद करो पार्टनर, क्योंकि वहां पे सिर्फ इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट था, तो यहां पे बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हमारा टाइप एक बहुत मेजर टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, हमने काफी टाइम लगाया टाइप में, मैंने आपको 2-3 क्लास लगा दी है टाइप्स बनाने में, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, जरूरी है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं बेटा, आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट विच इज, हेडिंग डालो, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल। बहुत 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 ध्यान से सुनना बेटा, पहले तो संदीप भाई पेपर कले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, जो मैंने अभी वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जनवरी के लिए, उसमें ये टॉपिक एज इट इज मैंने डाला हुआ है, एज इट इज, क्योंकि मुझे पता है इससे क्वेश्चन बनता है बहुत बार, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इसको ना ब्रैकेट में अब मैं लिखवाऊंगा, तुम कहोगे सर क्या मजे ले रहा है। देखो पहली बात, डॉक्ट्रिन मतलब लैटिन में होता है प्रिंसिपल या रूल, प्रिंसिपल या फिर जैसे हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती, जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी इन्वॉल्व है वही केस फाइल करेगी, आपस में केस केस खेलेगी, कोई बाहर वाला नहीं कर सकता, और ये वाली पार्टी बाहर पे केस नहीं कर सकती, तो डॉक्ट्रिन इज रूल। सो इस कॉर्पोरेट वेल पता है क्या होता है बेटा, देखो पता है, इसका एक और नाम होता है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी। अब समझ आ गया बेटा, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है, फीचर नहीं पढ़ा था, सेपरेट लीगल, एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो बेटा यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल है, ठीक है। अच्छा कॉर्पोरेट वेल जो है ना, इसे क्या बोलते हैं समझो, कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये पता है क्या बोलता है, सिंपल सी बात, कहते भाई देखो, मान लीजिए कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आपको पता है ना मेजर स्टेक होल्डर जो है, जो इसका मेजर शेयर होल्डर है, सबसे ज्यादा जिसके पास शेयर है, वो कौन है भाई, अंबानी भाई, अपने मोटा भाई, ठीक है। तो ये हमारे मेजर स्टेक होल्डर है विच इज मिस्टर मुकेश अंबानी भाई, ठीक है, ये मोटा भाई है। अब कॉर्पोरेट वेल क्या बोलता है, कहता है भाई देखो, कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्री और मुकेश अंबानी, अब मुकेश अंबानी भाई ने पूरी इंडस्ट्री बना दी, कंपनी बना दी, उनकी कंपनी है, वो ओनर है, उनके पास स्टेक होल्डर है, सब कुछ उनके पास है, सारी चीजें उनकी खुद की है, जोड़ जोड़ के कंपनी बना दी। लेकिन जब हम लॉ की नजर में देखेंगे तो बेटा इनके बीच में ना, इनके बीच में हम बोलेंगे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके बीच में ना एक इमेजिनरी पर्दा है। क्या है इमेजिनरी पर्दा? कॉर्पोरेट वेल का मतलब है कि मेंबर्स और कंपनी के बीच में एक पर्दा है, राइट? और यह पर्दा कंपनी और उसके मेंबर को अलग करता है। सिंपल टर्म्स में मेंबर जो है वो अलग है और कंपनी जो है भले वो मेंबर की है लेकिन वो कंपनी अलग है। सिंपल टर्म्स में कंपनी के जो डेट और लायबिलिटी है वो कंपनी के डेट और लायबिलिटी है, उसके लिए मेंबर की गुद्दी आप नहीं पकड़ सकते। और जो मेंबर की पर्सनल डेट एंड लायबिलिटी है
वो मेंबर की डेट एंड लायबिलिटी, उसके खिलाफ कंपनी पे केस फाइल नहीं कर सकते, कंपनी को नहीं बोल सकते। बात समझ आ रही है बेटा आपको? तो कॉर्पोरेट विल सिंपल, सेपरेट लीगल एंटिटी को कॉर्पोरेट विल बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंपनी और उसके मेंबर क्या है, अलग। कंपनी के एसेट लायबिलिटी, कंपनी की एसेट लायबिलिटी मेंबर के नहीं, और मेंबर की जो पर्सनल एसेट लायबिलिटी है वो मेंबर की लायबिलिटी है, कंपनी की नहीं। तो मान लीजिए सुरेश, अगर आज मुकेश अंबानी भाई रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, अब रिलायंस इंडस्ट्री खुद तो जाएगी नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने, आपको तो डायरेक्टर ही जाता है। तो ये भाई साहब गए एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, और उस कॉन्ट्रैक्ट से भगवान ना करे कोई लायबिलिटी जनरेट हो गई 1 करोड़ की, तो क्या उस 1 करोड़ की लायबिलिटी के लिए दूसरी पार्टी अंबानी के नाम पे केस करेगी या रिलायंस के नाम पे? रिलायंस, बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल जो है ना, वो मेंबर्स को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? मेंबर्स को वो कहती है भाई कंपनी के नाम पे हो रहा है तो कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, मेंबर तो हट जाओ, सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये रूल आया तो काफी सारे जहरीले लोग इसका अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। अब संदीप क्या, लोग कह रहे अच्छा कंपनी अलग मेंबर अलग, मतलब मैं जो भी काम करूंगा उसके लिए कंपनी लेवल में नहीं है। बढ़िया बढ़िया, एक काम करते ना, अपन फ्रॉड करते। क्या करते? कंपनी से मर्डर करवा देते। कंपनी ने चाकू मार दिया, कंपनी ने कराया भाई, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या आप ऐसी एक्टिविटीज करके ये बोलोगे कि कॉर्पोरेट वेल है जी, वो अलग है मैं अलग हूं? मतलब मैं जान के कंपनी के नाम से एक फ्रॉड कर रहा हूं, और फ्रॉड करके जब मैं पकड़ा गया तो मैं बोलूंगा ये फ्रॉड तो कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है भाई, कंपनी और मैं तो अलग है, तो इसके लिए कौन लायबल होगा? कंपनी लायबल। क्या सुरेश तुझे लगता है कॉर्पोरेट वेल अच्छा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर केस में कॉर्पोरेट वेल एप्लीकेबल होगा? अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो उस केस में कंपनी और मेंबर को सेपरेट ट्रीट करेंगे या सिंगल ट्रीट करेंगे? सिंगल। मतलब अगर आपने कंपनी के नाम पे कोई फ्रॉड करा तो जनरली कंपनी लायबल है, आप लायबल नहीं हो। लेकिन उस सिनेरियो में ये जो पर्दा है ना, ये उठ जाएगा, और पर्दा उठेगा तो आप और कंपनी क्या बन जाओगे? एक मेंबर। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा। पहला, कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो जनरल रूल क्या है? कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। कंपनी के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, मेंबर के लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कोई। लेकिन देयर आर 5 केसेस, देयर आर 5 केसेस जो पहले, अब ये ना प्रोविजन नहीं है, आप देखो कि पांचों पॉइंट ना केस लॉ से आए हुए, मतलब ये ना 5 केस हुए हैं पहले, लोगों ने गड़बड़ करी है। तो 5 जजमेंट से ना हमने 5 पॉइंट निकाले, और इन 5 पॉइंट में जो उस टाइम के लॉर्ड है, जैसे हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट में जज होता है ना, वैसे ब्रिटिशर्स में लॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 5 केसेस आए थे ऐसे, और पांचों केसेस में लॉर्ड जो है उन्होंने जजमेंट दी कि भाई इन 5 केसेस में हम अज्यूम करेंगे कि कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगा। कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होने का मतलब एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएंगे, जहां पे जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, और वहां पे मेंबर को और कंपनी को हम क्या ट्रीट करेंगे? सेम ट्रीट करेंगे। जैसे एक मैंने बता दिया फ्रॉड कर रहे हो आप, ऐसे 4-5 केस है। मैं पहले बता रहा हूं ये कंपनी एक्ट के प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन नहीं है, ये केस लॉ से आए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पहले के जजमेंट है ना, उन जजमेंट से प्रोविजन बना रखा है। क्लियर है एकदम? तो पहले मैं जनरल रूल लिखाऊंगा, फिर मैं एक्सेप्शन। बेटा पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कॉर्पोरेट वेल क्या होता है बताइए, और वो कौन से केसेस जहां पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाता है, या फिर केस स्टडी फॉर्मेट में आ जाएगा। और केस स्टडी कौन सी आएगी? जो 5 पॉइंट के 5 केस स्टडी में समझाऊंगा वही केस स्टडी बन के आएगी, नाम चेंज करेंगे बस। क्लियर है? तो हम इसको लिखना चालू करें। चलो भाई, पहले तो हम ऐसे नोट कर लेना, ये दोनों पर्सन क्या है? सेपरेट है। ठीक है, ऐसे बना लेना। फिर मैं लिखवाना चालू करो बेटा, कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल में पॉइंट नंबर 1, अब ये पहले बेसिक जनरल रूल चल रहा है, लिखो बेटा। पॉइंट नंबर 1 लिखना, कॉर्पोरेट वेल refers to a legal concept whereby the company is identified. Corporate will refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company.
corporate will refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company. Point number 2, the term corporate will, बेटा पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके आ जाना. The term corporate will refers to the concept that member of a company are shielded, यानी ब्रैकेट में लिखना है प्रोटेक्टेड. मेंबर ऑफ द कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लाइबिलिटी connected to the company's action. जो मेंबर है वो प्रोटेक्टेड है किससे? लाइबिलिटी कनेक्टेड टू दी कंपनीज एक्शन. कंपनी के एक्शन से जो लाइबिलिटी आई उसको हम मेंबर को उससे प्रोटेक्ट रखेंगे, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. पॉइंट नंबर 3, if the company incurs any debts or contravenes any laws, comma, the corporate will concept implies that member should not be liable for those errors. Full stop. In simple words, comma, they enjoy corporate insulation. They enjoy corporate insulation. लास्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर 4. Thus the shareholders are protected from the acts of the company. The shareholders are protected from the acts of the company. बेटा एनी डाउट्स? क्लियर है कॉर्पोरेट विल का? ये अगर आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है तो ये कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. अब जब भी कॉर्पोरेट विल आप एक्सप्लेन करोगे ना बेटा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक केस लॉ इस टॉपिक में, मैं आपको 5 एक्सेप्शन और एक ये 6 केस लॉ बताऊंगा और वो 6 के 6 केस लॉ आपको मेंशन करके आने हैं. थोड़े नाम डिफिकल्ट है लेकिन अगर आप मेंशन करते हो तो बहुत मजा आ जाएगा, एकदम एक नंबर काटने का चांस नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे ना आपको लिखना नहीं है, यहां पे केस लॉ बताना ही उस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. हाँ, एक्सप्लेनेशन ही केस लॉ है. आपको केस लॉ याद रखना पड़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहले कॉर्पोरेट विल का जो जनरल रूल क्या है ना, यह है केस लॉ से, इसके नीचे लिख लेना, इसका जो केस लॉ है जिससे कॉर्पोरेट विल निकल कर आया है, ये कॉन्सेप्ट आया था कहां से? सैलोमन वर्सेस, सलमान भाई नहीं है वो, सैलमोन नहीं है वो, सैलोमन है. सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड को लिमिटेड. सलमान भाई याद मत करो तुम, सलमान भाई से वैसे याद हो सकता है बट सैलोमन, SALO. सैलमोन भाई तो वो MOAN हो जाएगा ना, सैलोमन है. सैलोमन एंड सैलोमन को लिमिटेड. ठीक है भाई, समझ आ रही बात? तो आप देख रहे हो
ये केस लॉ है। वैसे मैंने पहले बताया था बेटा, जो केस लॉ में आगे होता है ना, ये आगे, ये होता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन? जिसने केस फाइल किया है। और किसके अगेंस्ट फाइल करा है? अपनी कंपनी के अगेंस्ट। सैलोमन भाई ने सैलोमन एंड को लिमिटेड पे केस फाइल कर दिया। अब केस स्टडी सुनो क्या है। आप मेंशन करके थोड़ी सी कहानी बता दोगे ना बस अपने लैंग्वेज में, तो काम हो जाएगा। केस लॉ मेंशन जरूर करना, अच्छा लगता है कॉर्पोरेट वे में। अब देखो मैं ना कहानी बताता हूं फटाफट से, थोड़ा समराइज वे में, जितना आपको वहां बताना है। बेटा एक पर्सन था सैलोमन। अब जो सैलोमन भाई है, सैलोमन भाई का भाई एक बिजनेस था। क्या था? एक, और ये बिजनेस था शू मैन्युफैक्चरिंग का। किसका बिजनेस था? शू मैन्युफैक्चरिंग। शू मैन्युफैक्चरिंग। और ये बिजनेस सैलोमन भाई जो है ये ऑपरेट करते थे, पता है किस पे? सोल प्रोपराइटर पे। ये बिजनेस किस पे ऑपरेट हो रहा था बेटा? सोल प्रोपराइटर पे हो रहा था। कोई दिक्कत? सोल प्रोपराइटर समझते हो ना? हाँ। अब सोल प्रोपराइटर में आपको पता है बेटा, सोल परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, हाँ तो अनलिमिटेड है, वो बेनिफिट थोड़ी मिलेंगे। तो सैलोमन भाई को पता लगा अरे बढ़िया सिस्टम है, कंपनी बनाओ। मतलब कंपनी बनाने के बदले ना अपना बढ़िया से एकदम लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, सेपरेट लीगल है, मस्त एकदम। तो सैलोमन भाई ने डिसाइड करा कि मैं अपने बिजनेस को, बिजनेस वही रखेगा सलमान भाई, लेकिन अपने बिजनेस को इसने कन्वर्ट करने की सोची। और ये कन्वर्ट करके इसने क्या बनाया? इसने बनाया अगेन एक बिजनेस, हाँ जी, भाई साहब ने बनाया दोबारा से वही बिजनेस है। बेटा बिजनेस कौन सा है? शू मैन्युफैक्चरिंग ही है। उसने पता क्या करा? उसने पूरी की पूरी ये अपना जो बिजनेस है वो बेच दिया कंपनी को। लेकिन अब इस बार उसने क्या फॉर्म कर ली बेटा? उसने एक कंपनी फॉर्म करी। क्या फॉर्म करी? कंपनी। बेच दिया, हाँ अब सुनता रहना, रुक जा। सैलोमन एंड को लिमिटेड, नाम से पता लग गया कौन सी कंपनी बनाई है? पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? वेरी गुड, लिमिटेड है ना। ठीक है भाई। बेसिकली बेटा उसने एक कंपनी फॉर्म करी सैलोमन एंड को लिमिटेड, और पूरा बिजनेस कंपनी को बेच दिया। पूरा बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटर है बेच के किसको दे दिया? कंपनी को। अब आओ सर अपना बिजनेस कंपनी को बेचा, बेटा ये अलग है वो अलग है ना, तो कंपनी को बेच दिया। अब आपको पता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा तो कंसिडरेशन होगी, कंसिडरेशन होगी ना, तो कंपनी को तो उसने पूरा बिजनेस दे दिया। अब बात है कि कंपनी ने कंसिडरेशन क्या दी, तो बेटा कंपनी ने इन रिटर्न जो कंसिडरेशन देनी थी, कंपनी ने सैलोमन को कंसिडरेशन में पता क्या दिया? इसने बोला देखो इसके ना 6 फैमिली मेंबर थे। क्या थे? 6 फैमिली मेंबर को इन्होंने एक शेयर दे दिया। क्यों? अरे पब्लिक कंपनी बनानी है ना, मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 7 मेंबर चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, अकेले कैसे बना लेगा? तो इन्होंने 7, तो 6 फैमिली मेंबर को क्या दे दिया? एक शेयर। और बाकी जितने भी शेयर थे, मतलब 99.99% शेयर, वो किसको दे दिए? सैलोमन को। सैलोमन को क्या मिला बेटा? बाकी 99.99% शेयर, मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर में हिसाब से एक एक शेयर दिया था सारे मेंबर को, और जो मेजर शेयर था वो किसके पास था? सैलोमन। अच्छा तो मेरी बात समझ आ गई। इसने पूरा बिजनेस दे दिया और बदले में चूहे इसको क्या मिला? इसके 6 मेंबर को एक शेयर दे दिया और बाकी सारे शेयर किसको मिल गए? सलमान को। अच्छा सैलोमन ने एक और चीज बोली, सलमान ने अच्छा सैलोमन ने एक और चीज बोली, तुम सलमान समझ लो, मुझे कंसिडरेशन में सिक्योर्ड डिबेंचर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सिक्योर्ड डिबेंचर। समझते हो सिक्योर्ड डिबेंचर? डिबेंचर होता है ना जो लोन होता है एक तरह का, है ना, डिबेंचर परचेज करते हो। सिक्योर्ड डिबेंचर होता है, आप पढ़ोगे इंटर में कंपनीज एक्ट चैप्टर नंबर 6 चार्ज, चैप्टर आएगा जिसका नाम है चार्ज, तो वहां पे पढ़ोगे सिक्योर्ड क्या होता है, अनसिक्योर्ड क्या होता है। सिक्योर्ड होता है जिसके अगेंस्ट में कंपनी ने अपने एसेट रखवाए, मतलब अगर कल को इस डिबेंचर की पेमेंट नहीं होती तो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर के पास राइट है कि वो कंपनी का जो सिक्योरिटी में एसेट है उसको बेच के पेमेंट ले सकता है। हाँ तो कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है ना तो 2 टाइप के होते हैं। अगर कंपनी ने उसको कोई गारंटी दी अगेंस्ट एसेट तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर है, मतलब जब कंपनी लिक्विडेट होगी और पे ऑफ नहीं होगा तो उसके पास राइट है कि वो एसेट बेच के अपना डिबेंचर के पैसे ले ले। अनसिक्योर्ड डिबेंचर जिसमें कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं। तो सैलोमन भाई ने क्या बोला, मुझे तो एक तो 99% शेयर चाहिए और इस बिजनेस के बदले में क्या लूंगा? सिक्योर्ड डिबेंचर। तो मतलब समझो
शेयर लेने से सलमान भाई क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया, और सिक्योर डिबेंचर लेने से सलमान भाई बन गया सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या बन गया बेटा, आपको पता है ना डिबेंचर होल्डर तो क्रेडिटर ही होता है एक तरह का, तो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब इसके पास एक ऐसा राइट है, सिक्योरिटी है, और अगर पैसे नहीं मिले तो ये भैया जाएगा और एसेट बेच के पैसे ले लेगा। कोई दिक्कत, केस समझ आ गया बेटा, ठीक है। तो ये पूरा सिचुएशन, कंपनी बिक गई, बदले में इसको फैमिली मेंबर को शेयर मिल गए, सलमान को खुद शेयर भी मिल गए, और सिक्योर डिबेंचर से सिक्योर क्रेडिटर भी मिल गए। तो ये दोनों चीज है, सिक्योर होल्डर भी और शेयर होल्डर भी और सिक्योर क्रेडिटर भी। अब बेटा ये जो सलमान कंपनी लिमिटेड है, ये बिजनेस चला 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 चला, लेकिन बेटा ज्यादा दूर तक चल नहीं पाया ये बिजनेस। तो आगे जाके अपने को इस कंपनी को क्या करना पड़ गया, आगे जाके कंपनी हो गई वाइंड अप, यानी कंपनी चली गई लिक्विडेशन में। कंपनी किस में चली गई बेटा, अब आपको पता है लिक्विडेशन होगा तो अब वो अपने डेट को पे ऑफ नहीं कर पा रही, इंसॉल्वेंसी यही तो होती है ना। तो वो क्या होगा, फिर वो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा है कि वो अपने एसेट बेचेगा, लिक्विडेट करेगा, एसेट से पैसा मिलेगा, उस पैसे से पूरा पेमेंट तो हो नहीं सकता लाइबिलिटीज का, 80% 70% जितना भी होगा वो पे करेगा। लेकिन जब लिक्विडेशन में गई और थोड़ा बहुत पैसा इसके पास आया, तो इसके पास 3 लोग खड़े हो गए, इसको पेमेंट करनी थी 3 लोगों, किस लोगों को, 3 लोगों को। एक तो थे सिक्योर्ड क्रेडिटर, कौन थे, जो कौन है, सलमान, सिक्योर्ड क्रेडिटर वही था। अच्छा एक लोग थे, एक बंच ऑफ ग्रुप था विच इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब इसने और भी उधार लिया था लेकिन वो अनसिक्योर्ड था, और भी उधार था लेकिन वो कैसा था। और लास्ट में कौन बच गया बेटा, जो बचा कुछ होगा वो सारा कौन लेगा, शेयर होल्डर। तो जब लिक्विडेशन हुई तो लाइन में 3 लोग लग गए, सिक्योर्ड क्रेडिटर सलमान भाई लग गया, ला भाई पैसे ला अपनी कंपनी से, बीच पीछे लगे थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और उसके पीछे लगे थे कौन, शेयर होल्डर। अब ना ये रूल होता है, ये रूल होता है कंपनी एक्ट में पढ़ोगे, जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी और डेट की पेमेंट करेगी तो ना इसी ऑर्डर में पेमेंट होती है। सबसे पहले लगता है सिक्योर्ड वाला, क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी है ना, तो सबसे पहला राइट पेमेंट रिसीव करने का उसके पास आता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद सेकंड पेमेंट किसकी होती है, अनसिक्योर्ड की। और जितना भी लॉस लास्ट में बचा वो किसको बियर करना है, शेयर होल्डर। तो मान लो अगर ये कंपनी से बता रहा हूं, कंपनी के पास 100 रुपए और इनका डेट है बेटा 50 रुपए का, 60 रुपए का और 50 रुपए का, तो सबसे पहले ये पेमेंट किसके पास जाएगी, इसको पेमेंट मिल गई। अब बचे कितने, तो इसको पेमेंट मिलेगी और इसका लॉस कितने का हो जाएगा, बस इसका 10 का लॉस और बाकी पूरा इसका लॉस। इसी ऑर्डर में पेमेंट होती है, कंपनी एक्ट ने पहले बताया हुआ है, आगे आप पढ़ोगे इंटरमीडिएट में। अब देखो भाई सुनो, अब जब ये पेमेंट की बारी आई ना, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वालों को मिर्ची लग गई। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं कि भैया ऐसे कैसे, कंपनी का ओनर कौन है, सलमान, कंपनी का शेयर होल्डर कौन है, सलमान, कंपनी का सिक्योर क्रेडिटर कौन है, सलमान। तो अनसिक्योर्ड वालों ने ये बोला कंपनी को कि भैया तुम सलमान को पहले प्रेफरेंस इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो ओनर है, हमें पहले पैसे दो, ये तो खुद का ओनर है, यही तो ओनर है ना, इसे कैसे पहले में पैसे मिल रहे हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर कुछ भी हो हमें नहीं पता, इसे पहले नहीं भेजेंगे पैसे, ये तो ओनर है भाई, ये तो अपने आप को जान के दिला रहा है, पहली पेमेंट वो अनसिक्योर्ड वालों को करो और बाकी का लॉस सलमान अपना बेयर करेगा। तो सलमान भाई चले गए किसके खिलाफ केस लड़ने, अपनी कंपनी में। और फिर लॉर्ड ने क्या जजमेंट दिया, भाई देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वालों को बोला, भाई देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जब आप कंपनीज एक्ट में जाओगे तो बेटा कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में कंपनी अलग है और कंपनी के शेयर होल्डर अलग है, दोनों अलग पर्सन है। तो भैया अगर अगर ये आ रहा है पैसे लेने तो बिल्कुल आएगा ना, क्योंकि ये अलग है और वो अलग है, और वो तो सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट होगा यहां पे, तो भैया पेमेंट दो सबसे पहले उसकी। क्या बात समझ आ रही है, तो सबसे पहले पेमेंट किसकी करवाई, सिक्योर्ड क्रेडिटर सलमान की, फिर कराई अनसिक्योर्ड की। और यहां पे लॉर्ड ने जजमेंट दिया डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल कि भैया पेमेंट का टाइम हो या कोई भी टाइम हो, मेंबर ऑफ द कंपनी सेपरेट है और कंपनी खुद सेपरेट है। क्या ये बात आपको समझ आई बेटा, क्या ये बात आपको समझ आई, 100% गारंटेड। तो ये आपका केस हुआ है, फोटो ले लो जल्दी से। फोटो के 1 मिनट नोट ही कर लो तुम।
ले ली फोटो आपने? ले लो भाई, ले लो, जल्दी ले लो फोटो। ठीक है जी, तो ये बेटा आपका केस लॉ हो गया। सर वैसे जो सर थे जिनकी शादी थी आज ही थी ना? हाँ जी है, थी नहीं है। हाँ अभी जाना है रात को। खैर थी, जल्दी मत करवाया, कल फंक्शन थे कुछ, आज शादी। हाँ चलो, ये बना दिया भाई आपने कॉर्पोरेट विल का जनरल रूल। और ये रूल कहां से अप्लाई एप्लीकेबल में केस लॉ क्या होना लिखोगे? सलमान वर्सेस सलमान एंड कंपनी लिमिटेड। मोटा भाई, ठीक है। चलो, अब आता है क्या, अब आप नेक्स्ट इसी में सब हेडिंग डालो बेटा, इसी में ही सब हेडिंग डालो। और कॉन्सेप्ट आता है क्या, कॉन्सेप्ट का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। बेटा पेपर में यही इंपॉर्टेंस बनाता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। मतलब जब ये कॉर्पोरेट विल का जो पर्दा है, कौन सा पर्दा, जो कंपनी और मेंबर को सेपरेट कर रहा है, आप इसको कब लॉ इसको लिफ्ट करेगा? तो जब भी गड़बड़ लगी तो लॉ इसे लिफ्ट कर सकता है। और इसके लिफ्ट होने का मतलब क्या है, तब मेंबर और कंपनी क्या होंगे, सेम एंटिटी ट्रीट होंगे। ठीक है, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं नीचे, ऐसे लिखना साथ साथ। जनरल रूल क्या होता है, जनरल रूल, कंपनी अलग एंड मेंबर अलग। ये कौन सा रूल है बेटा, इससे बोलते हैं कॉर्पोरेट विल। लेकिन इसके एक्सेप्शंस अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इसके एक्सेप्शंस में? क्या होगा, कंपनी एंड मेंबर्स क्या बन जाएंगे, सेम पर्सन। और आप ऐसे बोल सकते हो, कंपनी इज नॉट अ सेपरेट लीगल पर्सन। इन केसेस में, इन केसेस में जो यहां पे आपको केसेस पढ़ा रहे हैं, एक्सेप्शन केसेस, ठीक है। बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करता है बेटा, और उसमें वो कंपनी और मेंबर को सेम ट्रीट कर लेता है, बहुत रेयर में। कितने केस है, 5। पांचों केस में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब आप बुक में भी पढ़ोगे ना, आप देखना आपको हेडिंग लिखी हुई है और हेडिंग के नीचे चूहे क्या लिखवाया हुआ है, केस लॉ बताया हुआ है। तो आप एग्जाम में भी जब लिख कर आओगे तो आपको केस लॉ एक्सप्लेन करना है। और नाम के साथ कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नाम के साथ कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज्यादा अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। इंप्रेशन अगले लेवल का, मार्क्स में पेपर में मार्क्स कटने के चांस नहीं है। तो मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, ठीक है। तो अब मैं इसका, ये तो नॉर्मल, ये तो मैंने थोड़ा जनरल सेंस में दे दिया। तो लिखो बेटा, इन दी following circumstances, comma, court can lift the corporate will court can lift the corporate will and treat the company and its member a same person। ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पहला केस जहां पे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगा, पॉइंट नंबर 1 लिखो बेटा, टू डिटरमाइन द character of the company, to determine the character of the company, that is to find out whether the company is alien, enemy
ठीक है, एलियन भी बोलते हैं, अलायन भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। एलियन एनिमी और एलियन फ्रेंड। पहला कॉन्सेप्ट जब कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकता है बेटा, वो है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब ये जानने के लिए कि कंपनी एलियन एनिमी है, एलियन फ्रेंड। अब बेटा ये जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट को ब्रश अप करना पड़ेगा इसके लिए। आपको पता है एलियन एनिमी मैंने पढ़ा है वहां पे, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, याद है? ट्रेडिंग विद एनिमी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, है ना? ठीक है, अभी मैं बता देता हूं अगर तुम्हें नहीं याद होगा तुझे। पहले भैया इसमें केस लॉ याद रख लो बेटा, इसका केस लॉ, जो केस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जो मेन चीज है, जो मेंशन करके ही आना है, बस ये वाले पॉइंट में लिखवा रहा हूं, वरना मैं उनको लिखवाता भी नहीं हूं। डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, ये बेटा केस लॉ है। डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? अब बेटा मैं ना तुम्हें ना अलग से ये बाद में लिख लेना, तुम, मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रश अप कर देता हूं थोड़ा सा। बेटा देखो, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है? अब इंडिया जो है और ये जो है मान लीजिए चाइना है। इंडिया की एक कंपनी है, लेट्स से कंपनी 1, और चाइना की एक कंपनी है कंपनी 2। अब ये जो कंपनी 1 है, ये कंपनी 2 की दो रिलेशनशिप हैंडल हो सकते हैं। यहां पे दो रिलेशन हो सकते हैं। कौन कौन से रिलेशनशिप बेटा? या तो कंपनी 1 और कंपनी 2 आपस में हो सकते हैं, मतलब कंपनी 1 के लिए कंपनी 2 या तो हो सकती है एलियन फ्रेंड, या फिर हो सकती है क्या, एलियन एनिमी। अब ये क्या होता है बेटा? मैंने सिंपल बताया था, बट देखो, अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों कंट्रीज के बीच में, कंपनी नहीं कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही है, क्या चल रही है? तो बेटा वॉर के सिनेरियो में आप बनते हो एलियन एनिमी। अगर आपकी और दूसरी कंट्री की वॉर सिचुएशन है, तो आपकी कंपनी, वहां की जितनी भी कंपनी है, उन सबको आप क्या ट्रीट करोगे? एलियन एनिमी। एलियन एनिमी है वो। और अगर आपकी कोई भी वॉर सिचुएशन नहीं है, वॉर सिचुएशन नहीं है, तो आपके लिए वो सारी कंपनी, वहां के लोग जितने भी हैं, वो क्या होंगे? एलियन फ्रेंड। बस क्लियर है? अब अगर आप एलियन फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो, तो वो होता है वैलिड। क्या होता है? लेकिन अगर मैंने बताया था ट्रेडिंग विद एनिमी कर रहे हो, ट्रेडिंग विद एनिमी, तो बेटा यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है होता है वॉइड। क्या होता है? आपको याद होगा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी पढ़ाया था, पहला ही पॉइंट, ट्रेडिंग विद एनिमी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, है ना? तुमने तो पढ़ा भी, टेस्ट भी था ना उसी का, हाँ पढ़ा है ना, बस वेरी गुड। तो बस, तो एलियन फ्रेंड होता है, एलियन एनिमी होता है। समझ आ गया बेटा? तेरे को क्लियर है पक्का? अगर वॉर चल रही है तो वहां की जितनी भी कंपनी है, लोग है, वो एनिमी है, और एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना क्या है? वॉइड। अगर वहां पे वॉर नहीं चल रही, सारे एलियन फ्रेंड है, वहां के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वैलिड है। अब मैं आपको ये केस लॉ बता देता हूं बेटा क्या था। देखो, मैं ना ऑब्वियसली इनका नाम यूज नहीं करूंगा, आप जो है अपने आप केस को समझा देना बिना नाम यूज करे, कंपनी ए कंपनी बी लेके। तो लेट्स अज्यूम, हम एग्जांपल लेते हैं, बेटा ये जो है, ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है? दो कंट्री है, आपको पता है हमारे एलियन फ्रेंड है बहुत अच्छे, है ना? तो अब इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर दो कंपनी है, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी, ठीक है? और ए और बी, कंपनी ए जो है वो क्या करती है बेटा? इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना है, और ये इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये भाई साहब इस कॉन्ट्रैक्ट में पता है क्या करते थे? रबर सप्लाई करते थे। क्या करते थे? रबर सप्लाई, ठीक? दोनों इंडिया में, इनको इंडिया में है अंदर कंपनी, ये इसको रबर सप्लाई करते थे। अब ध्यान से बेटा, अब हुआ क्या कि उस टाइम पे
दोनों कंट्रीज के बीच में भसड़ वाला मैटर हो गया। मतलब इन दोनों कंट्रीज की, इंडिया और पाकिस्तान, मान लो अब भगवान ना करे कभी हो वैसा, लेकिन इन दोनों में क्या हो गई बेटा, वॉर हो गई। क्या हो गई, वॉर। अब वॉर होते ही पाकिस्तान हमारा क्या बन गया, पाकिस्तान हमारा बन गया एलियन एनिमी बन गया। ये क्या बन गया बेटा, एलियन एनिमी। तो ये जो कंपनी बी है, इसका कोई कोई मैटर है क्या, इसका कोई मैटर है क्या, कोई मैटर नहीं है। लेकिन अब सुनो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने कहा भाई देखो, जब इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कंपनी बी जो है, कंपनी बी के जो मेजर शेयर होल्डर है, कंपनी बी के मेजर शेयर होल्डर वो कहां के है, मतलब ये कंपनी ऑपरेट हो रही है पाकिस्तान से। कंपनी रबर सप्लाई करेगी, कोई गलत काम नहीं करेगी, लेकिन ऑपरेट कहां से हो रही है, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है। इसके सारे शेयर होल्डर, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब पाकिस्तान के बंदे, और वो ऑपरेट कर रहे हैं। यहां पे कंपनी रजिस्टर्ड है और चल रही है, कोई दिक्कत, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है, रजिस्टर्ड है, चल रही है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंट्रोलिंग कहां से हो रही है, पाकिस्तान से। तो कोर्ट ने पता क्या बोला, अरे कंपनी बी तू बेटा, हम तेरे को पता है क्या कंसीडर करेंगे, हम तेरे को कंसीडर करेंगे एलियन एनिमी। क्या कंसीडर करेंगे बेटा तेरे को, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी। अब आपको सर क्या बोल रहे हो सर, सर हमने तो कॉर्पोरेट वेल पढ़ा है, कॉर्पोरेट वेल में ऐसा थोड़ी होता है। कॉर्पोरेट वेल में कंपनी क्या करती है, कंपनी ने बोला, ये अब इस कंपनी का ऑब्जेक्शन क्या है, ये कंपनी ने बोला अरे मैं अलग हूं और जो मेरे मेंबर है वो क्या है, अलग, तो आप वो एलियन एनिमी है तो मुझे एलियन एनिमी क्यों बोल रहे हो, पॉइंट है ना। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि जब भी हमें डिटरमाइन करना है कंपनी का कैरेक्टर, कि कोई कंपनी एलियन एनिमी है, एलियन फ्रेंड है, तो हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेंगे, हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेंगे और देखेंगे आपके मेंबर कहां हैं। अगर आपके मेंबर उस कंट्री के हैं तो आपको हम क्या ट्रीट कर लेंगे, एलियन एनिमी, और अगर आपके मेंबर नहीं है तो क्या ट्रीट करेंगे, एलियन फ्रेंड। मतलब नॉर्मली तो कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर कंपनी का मेंबर कोई गलत काम कर रहा है तो बेटा कंपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। लेकिन अगर वो वॉर वाली सिचुएशन है और वो कंट्री हमारा एलियन एनिमी बन गया है, अब मुझे इस कंपनी का चेक करना है कि ये एलियन एनिमी है एलियन फ्रेंड है, तो आप सीधा कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करो, इस कंपनी के मेंबर बीओडी कहां से कंट्रोलिंग हो रही है वो देखो। अगर वो एलियन एनिमी है तो इस कंपनी को भी आप क्या मानोगे, एलियन एनिमी। तो पहला पॉइंट ये है बेटा, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी इज एलियन एनिमी और फ्रेंड। उसके लिए हमें कॉर्पोरेट वेल को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो वही तो कोर्ट कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड ट्रीट द कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेम पर्सन। तो यही सेम सिचुएशन हुआ था। अब जो ये कंपनी ये है कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ये रबर सप्लाई कर रही थी, किसको कर रही थी, डेलमार एंड कंपनी लिमिटेड, ये दूसरी कंट्री की कंपनी थी, इन दोनों में वॉर हो गया। तो अब इसने टायर सप्लाई करने से मना कर दिया क्योंकि ये क्या है, एलियन एनिमी है, ये तो एलियन एनिमी ट्रीट होगा। तो इसने केस कर दिया कोर्ट में कि यार ये मुझे एलियन एनिमी ट्रीट कर रहा है, मैं तो इधर हूं, कंपनी अलग मेंबर अलग। तो कोर्ट ने बोला बेटा एलियन एनिमी ही है तू, क्योंकि लिफ्ट कर दिया कॉर्पोरेट वेल, अब तेरे मेंबर से डिसाइड होगा तू क्या है। समझ आया केस लॉ, दिस इज पॉइंट नंबर 1। बस आपको यही बताना है, केस लॉ मेंशन करना है और इसी को अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट, दैट्स इट, एब्सोल्युटली फाइन। आगे बढ़े बेटा, सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, सेकंड पॉइंट, सर जब मेजॉरिटी ऑफ शेयर अगर एलियन एनिमी में खरीद लेते होंगे, हाँ 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 हाँ, मतलब एक सब्सटैंशियल, या तो सब्सटैंशियल शेयर है या आपका कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर है, मतलब कुछ सब्सटैंशियल है। अब ऐसा नहीं एक दो शेयर खरीदे पाकिस्तान तो नहीं कर सकते ना आप। कंट्रोलिंग है, अगर कंट्रोलिंग वहां थे, यहां पे कंट्रोलिंग थी पूरी, सारे शेयर होल्डर ही वहां के थे, दूसरी कंट्री के। चलो ये हो गया बेटा पॉइंट नंबर 1। अब सेकंड केस जहां पे कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकता है, एंड इसे प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, जब भी ये क्वेश्चन केस स्टडी में बनाए ना अकेला 4 नंबर का, सेकंड पॉइंट, जब भी केस स्टडी बनाए सेकंड पॉइंट इंडिविजुअल, ठीक है। क्या बोला, व्हेन कॉर्पोरेट एंटिटी is used to evade or circumvent tax, evade और
सरकमवेंट टैक्स। बेटा क्लियर पॉइंट, इवेड और सरकमवेंट टैक्स का मतलब क्या है? जब आप कंपनी के थ्रू, आपका कंपनी का जो काम है, मेन पर्पस क्या है? टैक्स का इवेजन करना, टैक्स की चोरी करना। अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो टैक्स की चोरी करने के लिए, तो हम कॉर्पोरेट बिल को क्या करेंगे? लिफ्ट। और उसके लिए कंपनी की पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। आप लायबल हो जाओगे मेंबर। समझ आ रही बात? तो यहां पे अगर टैक्स इवेजन पर्पस है, अब आप कहोगे सर कंपनी से टैक्स इवेजन कैसे होता है? मैं बताता हूं बेटा। आप केस लॉ लिखिए बेटा, केस लॉ लिखना। केस लॉ है दिनशो मैनेजी पेटिट। ठीक है, दिनशो मैनेजी पेटिट। कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा, दिनशो भाई ने क्या मैटर कर दिया, देखो। ठीक है, केस लॉ बता रहे हैं बेटा आपको, दिनशो वाला, इसका ही नाम यूज कर लेते हैं। ये भाई साहब है दिनशो। अब दिनशो भाई जो है ना बेटा, इनको इनको इनके पास कुछ कंपनीज के शेयर्स थे। क्या थे? कुछ कंपनी के। एंड इनके पास कुछ कंपनी के डिबेंचर्स भी थे। तो इनके पास कुछ कंपनी के शेयर एंड डिबेंचर है। अब बेटा एक बात बताओ, जब इनके पास शेयर एंड डिबेंचर है कंपनी के, तो इन्हें रिटर्न में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा बेटा शेयर के बदले? वेरी गुड, शेयर के बदले क्या मिलेगा? डिविडेंड। और डिबेंचर के बदले इंटरेस्ट। तो लेट्स से इन्हें डिबेंचर एंड इंटरेस्ट मिलके इन्हें टोटल इनकम जो मिल रही थी बेटा, वो मिल रही थी 5 करोड़। टोटल इनकम कितनी मिल रही थी? 5 करोड़। नंबर मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, ठीक है। 5 करोड़ की टोटल इनकम अपनी डिवेंचर और इनकम से, इंटरेस्ट से मिल रही थी। अब उस टाइम पे मान लो, आपको पता है ना टैक्स स्लैब होता है बेटा, तो जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब ने देखो क्या बोला। टैक्स स्लैब ने बोला भाई देखो, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, अप टू 2 करोड़ देयर इज नो टैक्स। 2 करोड़ तक कोई टैक्स। एंड बाद में 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक आपको देना है 10%। क्या देना है? 10%। ये टैक्स स्लैब चल रहे हैं। तो मान लो ये टैक्स स्लैब है। अब जरा इसकी टैक्स लाइबिलिटी देखते हैं। तो दिनशो भैया की टैक्स लाइबिलिटी देखो कैसे निकलती है बेटा, इंटरमीडिएट में आप पढ़ोगे। देखो सबसे पहले इनकम कितनी है? 5 करोड़। तो पहले इसके 2 करोड़ तक जो टैक्स लगेगा वो क्या लगेगा? नील। 2 करोड़ तक तो टैक्स नहीं है। अच्छा, 5 करोड़ में से 2 करोड़ नील हो गए, बाकी कितने बचे? 3 करोड़। तो रिमेनिंग जो नेक्स्ट 3 करोड़ है, नेक्स्ट 3 करोड़, उसमें कितना लगेगा बेटा? 10% ऑफ 3 करोड़, विच इज वॉट? 30 लाख। और यहां पे बेटा इसकी जो टोटल नेट लाइबिलिटी आ गई 5 करोड़ पे, वो आ गई बेटा, टोटल टैक्स कितना पे करना है इसे? 30 लाख। ऐसे टैक्स कैलकुलेट होता है बेटा। पहले वाले तक नील, और जो सेकंड वाला एक्स्ट्रा आया उस पे आपको जो भी रेट देना है वो देना है। पहले बताओ कोई दिक्कत? केस लॉ दिनशो भाई का ये नॉर्मल था। अब दिनशो भाई ने बोला यार 30 लाख तो ज्यादा हो रहा है यार, कुछ अपने को तिगड़ाबाजी उठानी पड़ेगी। तो दिनशो भाई साहब क्या करते हैं, देखो। दिनशो भाई साहब ने दिनशो भाई साहब ने 4 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। सॉरी 4 नहीं, 5 करोड़ था ना, 5 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। ध्यान से देखना, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4 और कंपनी 5। और पांचों कंपनी में जो है वो पैसा डाइवर्ट कर दिया। कितना? उन्होंने दिखाया कि भैया मैं तो ये जी 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, पांचों कंपनी में पैसा डाइवर्ट कर दिया 1-1 करोड़ का। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ,
अब मुझे एक बात बताओ, इसमें अब कंपनी जब 1 करोड़ कमा रही है, कंपनी के पास 1 करोड़ है, तो वो टैक्स लायबिलिटी कितना होगा? 0। 5 करोड़ का डिविडेंड आ रहा था ना, उसने 5 कंपनी में डाइवर्ट कर दिया। मतलब क्या करा उसने, शेयर जो है, जो उसके पास शेयर डिवेंचर थे, वो सबको इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए कि भाई इसको कंपनी को इतने शेयर दे दिए इतने। अब जब डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलेगा वो किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा ना। अब तो कंपनी ओनर बन गई शेयर की, तो इसको डिविडेंड मिला। अब देखो कंपनी 1 सेपरेट लीगल एंटिटी है, 1 करोड़। बेटा 1 करोड़ पे टैक्स कितना था? 2 करोड़ तक तो टैक्स लायबिलिटी 0 थी। तो यहां पे दिनशो भाई के पास टैक्स कितना आया? 0। यहां पे, यहां पे, यहां पे, क्योंकि बेटा सब अलग अलग लोग हैं और 2 करोड़ तो टैक्स लायबिलिटी है नहीं, तो मतलब भाई साहब इसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 0 बैठ गई। कंपनी के पास सूखा सूखा 1-1 करोड़ की डिबेंचर पे इंटरेस्ट और शेयर पे डिविडेंड आ गया, कोई टैक्स तो बना नहीं। और बाद में दिनशो ने हर कंपनी से 1-1 करोड़ यानी टोटल 5 करोड़ पता कैसे ले लिया? लोन की फॉर्म में। जब आप लोन ले तो आपको कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती, लोन ले लिया और देखी बुक्स तो लोन रीपे ही नहीं हो रहा। बैड डेट्स ड्यू, बैड डेट्स ड्यू, बैड डेट्स। कंपनी शो कर रही है डेटर चले जा रहा है बुक्स में कंटिन्यू, और बैड डेट्स कर दिया लास्ट में। तो यहां पे देखो 5 करोड़ का शेयर डाला, 1-1 करोड़ की इनकम जनरेट हुई और 0 टैक्सेबिलिटी। मतलब जो 30 लाख की लायबिलिटी आप टैक्स की थी वो आपने कंपनी फॉर्म करी 5, उसका पर्पस क्या था? टू इवेड टैक्सेशन। तो ये बेटा दिनशो का केस था। अब देखो जब ये केस कोर्ट में गया तो उन्होंने बोला भैया देखो इस केस में दिनशो ने बोला भाई देखो जो भी मैटर करा है वो तो कंपनी ने करा है, कंपनी कर रही है, मैं तो भाई कंपनी अलग है मेंबर अलग है। कोर्ट ने कहा नो। अरे भाई ऐसे क्लेवरनेस नहीं है भाई, इस क्लेवरनेस है, चल ठीक है तो कंपनी से ऑपरेशंस करवाना, करवा काम करवा। अगर नॉर्मल कंपनी बना रहे हो आप कर लो काम, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन ही टैक्स इंटेंशन से करी है। अगर वो इन 5 कंपनी से काम करवा रहा है तो देख बेटा अगर, हाँ तो देख अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, ऐसा प्रैक्टिकली होता है, ऐसे ही ब्लैक का व्हाइट में होता है और ऐसे ही बहुत चीजें होती है। तो देयर आर सम लूप होल्स हमारे जो टैक्स के लॉ में, और ये मेथड सीए को उसको पता होते हैं और वो करते हैं अप्लाई। लेकिन ये इज्जत से तो करो। अबे ये थोड़ी है कि तुम साले 5 कंपनी बना के बैठे हो, पांचों में कोई ऑपरेशन नहीं हो। क्या कंपनी की इनकम क्या जी? डिविडेंड आ रहा है 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ का डिविडेंड 0 टैक्सेबल। फिर क्या करती है? लोन दे देती है। डिविडेंड आया लोन दे दिया, डिविडेंड आया, ये कोई बिजनेस है आपका? तो यहां पे कोर्ट ने क्या बोला? यहां पे हमें क्लियरली पता लग रहा है कि आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन करा है सिर्फ और सिर्फ किस मोटिव के लिए? टैक्स इवेजन मोटिव के लिए। कंपनी इनकॉर्पोरेशन है ओनली फॉर टैक्स इवेजन मोटिव। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लिफ्ट कर देंगे किसे? कॉर्पोरेट वेल को। अब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो गया तो 1-1 करोड़ की इनकम कंपनी की नहीं है, किसकी है? दिनशो की है। दिनशो की टोटल इनकम कितनी हो गई? 5 करोड़। 5 करोड़ पे कितना टैक्स लगेगा? 30 लाख। दे भाई 30 लाख रुपए लायबिलिटी। समझ आया? ये सेकंड केस लो, फोटो ले लो जल्दी से। जब तक मतलब चला गया तब तक नहीं नहीं, वो कैसी बात कर रहा, पेनल्टी वेनल्टी सब लगाई होगी। अब अपने को इतना भी नहीं पढ़ना ना केस लो कि 1 घंटा इसी में लगा दो। पहले बताओ यहां क्लियर है भाई? पहला केस लो हो गया। अगर आपको डिटरमाइन करना है एलियन एनिमी एलियन फ्रेंड को, तो आप कॉर्पोरेट वेल कोड लिफ्ट कर सकता है। दूसरा, अगर कोर्ट को लग रहा है कि आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया सिर्फ किस पर्पस के लिए? टैक्स इवेजन पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? टैक्स इवेजन। तो उस केस में भी कोर्ट आपका कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके आपका टैक्स इवेड करवा देगा ढंग से एक ही बारी में। आ जाओ भाई, तीसरा केस लिखो बेटा, तीसरा केस नंबर 3। नहीं बेटा 5 है, 5 नहीं नहीं, 5 करेंगे भाई। थर्ड लिखो, मतलब 5 का देखते हैं जितना हो जाए। वेयर कंपनीज फॉर्म other companies as their subsidiaries to act as their agent। कंपनी जो है वो अदर कंपनी की क्या एक्ट कर रही है? सब्सिडरी, एक्ट एज एन एजेंट। जब आप अपनी अदर कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है उसे एक्ट करवा दो एज अ एजेंट। ठीक है, क्लियर है?
मैं 3:30 पे क्लास नहीं पाऊंगा, तो आपको जब भी फ्री होगा तो 3:30 पे क्लास, ठीक है, मतलब जहाँ ठीक है, तुम्हारी 3:30 अकाउंट क्लास है। अच्छा, जब कंपनी अपनी दूसरी सब्सिडरी कंपनी को अपना एजेंट की तरह काम करवा रही है, ठीक है। अब सुनो बेटा, एग्जाम्पल के लिए सीधी बात समझाओ, देखो समझना एग्जाम्पल। बेटा मान लीजिए एक बंदा है राजू, छोटा बच्चा राजू, चुटकी वाला राजू, माइटी राजू, यस। एक बंदा है राजू, बेटा राजू के है पापा, और राजू के पापा को है डायबिटीज। क्या है बेटा? शुगर वगैरह है भाई, मना करा खाना। अब ये हमारा है किचन, किचन के साथ है फ्रिज, और फ्रिज में है गार्ड खड़ा, मतलब मम्मी। अब राजू के पापा जो है वो जाते हैं धीरे धीरे वॉक करते 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 करते, और फ्रिज से जो अपना काजू कतली का डब्बा है उसे निकाल रहे हैं कि काजू कतली खाऊंगा। जैसे ही काजू कतली निकालने डब्बा खोल रहे थे, मम्मी ने भाई साहब कैड़ा वाला लुक दे दिया, तगड़ा वाला, गुस्से वाला जो होता है ना। तो राजू के पापा ने कहा अरे मैं तो डब्बा चेक कर रहा था कि है नहीं है, कहीं चोरी तो नहीं हो गई। डब्बा रख के राजू के पापा बाहर आ गए। अब राजू के पापा को मिठाई खानी है, पर मम्मी राजू के पापा को खानी नहीं दे रही। तो राजू के पापा ने क्या बोला, राजू के अपने बेटा राजू तेरा वो लॉ का टेस्ट हुआ था अभी। राजू ने कहा हाँ हुआ था। कितने मार्क्स आए उसमें? वो फेल हो गया लॉ के टेस्ट में। तो आजा बेटा इधर आजा, साइन वाइन करवाने होंगे फिर लॉ के टेस्ट में। हाँ पापा स्कूल में मांग रहे। तो राजू के पापा ने कहा एक काम कर बेटा, साइन तो मैं कर दूंगा, फ्रिज से 2 काजू कतली गोली कर लिया। अब राजू भाई साहब जा रहे थे, राजू को डायबिटीज नहीं है, राजू जा रहा है अपना चलो के। राजू गया फ्रिज से निकाला मिठाई का डब्बा ले ही ला था, तब तक मम्मी ने सेम एक्सप्रेशन किसको दे दिया? राजू। पता क्यों दिया मम्मी ने एक्सप्रेशन? क्या राजू को मिठाई खाने से मम्मी मना कर रही है? नहीं। क्यों दिया मम्मी ने एक्सप्रेशन? शायद नहीं, उन्हें पता है कि जो राजू भैया आ रहे हैं ना मिठाई खाने, ये अपने लिए नहीं ले रहे। किसके लिए ले रहे हैं? पापा के लिए। तो जैसे पापा को मना करा, वैसे राजू भैया को मना करेंगे। पता क्यों? क्योंकि यहां पे राजू जो है वो पापा की सब्सिडरी है। राजू क्या है? पापा की, और सब्सिडरी एक्ट कर रही है एज अ एजेंट फॉर हिज होल्डिंग कंपनी। अब देखो बेटा केस लॉ समझाता हूं। सुरेश बेटा समझ आया? अब देखो बेटा केस लॉ में क्या बोला। केस लॉ में लिखना मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, केस लॉ है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन मतलब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उसने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन पर ही केस कर दिया। अब सर ये केस करने का क्या क्या लॉजिक था? तो जरा देखते हैं बेटा। सीधी सी बात है, मैं आपको नाम चेंज करके बताऊंगा अभी। बेटा ये है कंपनी ए और ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। कैसी कंपनी बेटा? तीसरा। अबे वो यही है। हाँ राजू वाला तो ऐसे बता दिया, अब यहाँ पे वो कनेक्ट कर रहा हूं कंपनी ने। कंपनी है, तूने राजू वाला ही नोट कर लिया। अबे नालायक, ये कंपनी है बेटा। कंपनी है एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। कैसी कंपनी है? ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। अब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस यहां पे देता है कौन? ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ये लाइसेंस देता है बेटा। कंपनी अपना ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है कहां पे? कहां पे अप्लाई करती है? ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन पे। लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल डिफॉल्ट्स, कुछ रीजंस की वजह से ब्रिटिश कमीशन इसका लाइसेंस क्या कर देती है? रिजेक्ट। कहती है नहीं भाई आप में ये कम है, नहीं हो पाएगा। कहती है ओके। कंपनी ए जो है अपनी, इसके जो मेंबर है वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं भाई, अपन बताते नहीं। ये भाई साहब जो है ये बोलते हैं कंपनी बी को। किसको बोलते हैं बेटा? कंपनी, ये कंपनी बी। और कंपनी बी जो है, कंपनी बी सब्सिडरी कंपनी है ऑफ ए, यानी ये क्या है?
होल्डिंग कंपनी ऑफ बी। इसने बोला अपनी सब्सिडरी को कि काम कर, तू जा और भैया तू जाकर अब सेम लाइसेंस अप्लाई कर दे दोबारा से। क्या बोला इसको बेटा कि भैया तू जा और भैया वो लाइसेंस जो मैं तो रिजेक्ट हो गया हूं, मैं तो कर नहीं सकता, अब तू जा और तू जाके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए फटाफट से। ठीक है सुरेश भाई, कोई दिक्कत? इसने बोला भाई फिर से इसने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी, लाइसेंस के लिए क्या कर दिया, एप्लीकेशन फाइल कर दी। कोई दिक्कत? अब देखो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने जैसे ही देखा कि यार ये तो वो कंपनी है, ये उसकी सब्सिडरी कंपनी है जिसकी होल्डिंग का मैंने ऑलरेडी लाइसेंस क्या कर दिया, रिजेक्ट। इसने लाइसेंस की वो देखी भी नहीं, इसने सीधा देखा कि ये सब्सिडरी ऑफ वो है जिसका मैंने रिजेक्ट कर रखा है, तो इसने इसको भी तुरंत के तुरंत बिना देखे क्या कर दिया, रिजेक्ट। क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट। अब ये बात कंपनी के दिल पे लग गई, एक है दिल पे लग गई, कह रहा है ये क्या कर रहा है भाई, हमारे में चल दिक्कत थी, हमने वो दिक्कत सुधार के बी से करवा दिया लाइसेंस अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसने लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया और जैसे लाइसेंस रिजेक्ट हुआ तो कंपनी जो है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन के लिए कि भैया ये क्या कर रही है, माना आपने हमारे लाइसेंस को रिजेक्ट करा, लेकिन कंपनी ए और कंपनी बी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई माना कि मेरे जो यहां ये जो कंपनी बी है उसके मेंबर कंट्रोल वही है जो कंपनी ए में है, लेकिन मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, कंपनी ए अलग है, कंपनी बी अलग है। तो जब आप कॉर्पोरेट वेल सेपरेट लीगल एंटिटी को फॉलो करते हो तो भैया हमारा लाइसेंस रिजेक्ट हो गया, ठीक है, इस बेसिस पे इनका लाइसेंस कैसे रिजेक्ट कर दिया आपने, समझ आ रही बात, इस बेसिस पे इसका लाइसेंस कैसे रिजेक्ट कर दिया, कोई पॉइंट है तो बताओ, ये कौन सा बेसिस हुआ। तो यहां पे कोर्ट ने कहा ना 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 ना, आप समझो ना बेटा, आपका लाइसेंस रिजेक्ट हुआ मतलब आपकी कोई गलती थी, अब ये आपकी ही तो सब्सिडरी है ना, क्या ये अपने लिए लाइसेंस लेने आ रही है, आपको क्या लगता है कोर्ट के सर्कमस्टांसेस देखते हुए केस के, अबे इसको लाइसेंस चाहिए भी नहीं, ये तो लाइसेंस लेने आ रही है फॉर देयर होल्डिंग कंपनी। तो अगर समझना, अगर कंपनी वेयर कंपनी फॉर्म अदर कंपनी एज देयर सब्सिडरी टू एक्ट एज देयर एजेंट, अगर आप अपनी कंपनी की सब्सिडरी को एजेंट की तरह यूज कर रहे हो तो उस केस में भी हम कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर सकते हैं और होल्डिंग और सब्सिडरी को क्या ट्रीट कर सकते हैं, सेम ट्रीट कर सकते हैं। ये केस था, बट यहां पे देखो इंटेंशन है, अब अगर सब्सिडरी अपने लिए लाइसेंस लेने आ रही है तो नहीं है, लेकिन यहां पे सब्सिडरी वर्क कर रही है एज अ एजेंट फॉर देयर होल्डिंग कंपनी, तो भाई जब ये तेरे लिए ही लाइसेंस लेने आ रही है, तेरे को तो रिजेक्ट कर दिया ना, तो ये भी रिजेक्ट होगी। समझ आया केस लॉ, फोटो ले लो जल्दी से, ये होता है पॉइंट नंबर 3। 4 और 5 जल्दी से करवाऊंगा, फिर हम कॉर्पोरेट वेल खत्म करें, फिनिश, टॉपिक भी फिनिश, क्लास भी फिनिश। अगली क्लास थोड़ा सा देखते हैं, अगली क्लास थोड़ी लंबी होगी और ऑनलाइन जब भी होगी रात को मैं बता दूंगा भाई, ठीक है, जो भी टाइम होगा पहले मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आइए बेटा पॉइंट नंबर 4, जल्दी से स्पेस छोड़ दो, स्पेस छोड़ देना भाई, अपना ड्राइंग आप घर पे बनाते रहना फटाफट। नेक्स्ट लिखो बेटा पॉइंट नंबर 4, केस लॉ नंबर 4, जहां पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो सकती है। पॉइंट नंबर 4 है टू अवॉइड, जब क्या हो आप, टू अवॉइड, जैसे सुयश की क्रश सुयश को करती है, क्या अवॉइड नहीं हो या क्रश नहीं है, ओ माय गॉड, चॉकलेटी बॉय सुयश, इंस्टाग्राम पे तो हैंडल डाले चॉकलेटी बॉय सुयश और नीचे लिख दियो कैप्शन में, कभी अवॉइड नहीं हुआ क्रश। टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, टू अवॉइड अ लीगल, अब इसमें देखो भाई क्या दिमाग लगाया बंदे, भाई क्या जहरीले बंदे हैं। केस लॉ लिखना बेटा, केस लॉ 5 पॉइंट है, 5 केस लॉ, और जनरल रूल के लिए कौन सा केस लॉ, तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन सा है, फेवरेट एक्टर कौन सा है जनरल रूल में, जो कौन सा, सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी, वो जनरल रूल है कि कॉर्पोरेट वेल होता है, और ये 5 लिफ्टिंग के, ठीक है। केस लॉ लिखो बेटा, वर्कमैन ऑफ एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। वर्कमैन जो वहां पे काम करते थे ना, तो जो वर्कमैन है एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड के, सुरेश वर्कमैन ने अपनी ही कंपनी पे केस फाइल कर दिया, क्या बोला, वर्कमैन ने
अपनी ही कंपनी में केस फाइल कर दिया। और सुनो क्या है, सुनो देखो इधर आओ बेटा, जल्दी से देखना, जल्दी से नोट मत करना, ध्यान से देखो बेटा। कंपनी है जिसका नाम है एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। मनप्रीत क्लियर है? अब बेटा ये जो है ना, ये रबर बिजनेस में है। कौन से बिजनेस में है? क्या बात बता रहा है बेटा, मतलब मैं क्या बात बता रहा हूं तुम्हें, ये रबर बिजनेस में है। और रबर बिजनेस से इसको इनकम होती है लेट्स से 100 करोड़, ठीक है, नंबर्स में अपनी तरफ से ले रहा हूं। जो ये बिजनेस ऑपरेट करी है उस पर कितना कितना पैसा कमाती है? 100 करोड़। अच्छा दूसरा बेटा, इसने ना एक कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है, इसने एक कंपनी में क्या करा हुआ है? इन्वेस्ट करा हुआ है। तो इसमें इसने इन्वेस्ट करा है इन, मान लो एबीसी लिमिटेड में, ये अपनी तरफ से नाम ले रहा हूं, और उससे इन्वेस्ट करा है शेयर में, तो इसे क्या मिलेगा बेटा? इसे डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। और मान लीजिए बेटा कितना मिला? 50 करोड़। तो रबर बिजनेस से इनकम है 100 करोड़ और इसकी इन्वेस्टमेंट पे इसलिए डिविडेंड मिला 50 करोड़। तो इसकी बुक्स में जो नेट प्रॉफिट आएगा, जो नेट इनकम आएगी बेटा, वो नेट इनकम कितनी होगी? 150 रुपया लेगा, जो हाँ 150 करोड़। जो टोटल इनकम आ गई कितना हो गया टैक्सेबल? 150 करोड़, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब ये भाई साहब, अब यहां पे देखो एक ना बेटा, एक रूल है, एक एक्ट है विच इज कॉल्ड बोनस एक्ट। यहां पे एक एक्ट था, क्या नाम था उसका? ये एक्ट ने बोला था कि आपको जितना भी इनकम होगा उस इनकम का आपको 10% बोनस देना पड़ेगा। किसको? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा बेटा? इनकम का 10% बोनस। यानी कि इस कंपनी का बोनस कितना जाता था? 150 करोड़ का 10% विच इज व्हाट? 15 करोड़। पहले बताओ समझ आई बात? कोई दिक्कत? ये चल रहा था। अब इसको लगा यार ये साला बोनस बड़ा लफड़ा यार, 15 करोड़ का बोनस है तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसे कम करो। तो इन भाई साहब ने क्या करा? इन भाई साहब ने, ये एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ने, ये तो पहले की पिक्चर है, ठीक है, इन भाई साहब ने एक बहुत बढ़िया गेम खेला। और उस बहुत बढ़िया गेम में इन्होंने क्या करा? इन भाई साहब ने एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, ये कंपनी है, इन भाई साहब ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, न्यू कंपनी, ठीक है। इन्होंने, संदीप क्या बनाया? एक न्यू कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा। और ये जो नई कंपनी है ये क्या है? ये सब्सिडरी कंपनी। क्या है ये? किसकी सब्सिडरी है? एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ये क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। और इसने इसे शेयर्स दे दिए, शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। मतलब इसने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया। शेयर को क्या कर दिया? आप कहते इसने एबीसी में इन्वेस्ट करा था ना, तो इसने कहा कि ठीक है मैं क्या करता हूं, न्यू सब्सिडरी कंपनी बनाता हूं, न्यू कंपनी बनाई और उसमें ट्रांसफर कर दिए शेयर ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड। अब देखो उससे हुआ क्या? नेक्स्ट ईयर इन भाई साहब को अपनी रबर बिजनेस से प्रॉफिट हुआ। बेटा याद है आपको रबर बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ था? हाँ, कोइंसिडेंटली 100 करोड़ का प्रॉफिट दोबारा यहां हुआ। और अगले साल फिर से डिविडेंड मिल रहा है और कोइंसिडेंटली 50 करोड़ का डिविडेंड। लेकिन अब शेयर किसके पास है? शेयर किसके पास है? न्यू कंपनी। तो यहां पे ये क्योंकि शेयर होल्डर है, ये क्या है? शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो बेटा इस कंपनी के नाम पे क्या आया? डिविडेंड आया फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। सुयश कोई दिक्कत? और यहां पे कितने का डिविडेंड आया? 50 करोड़। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई बोनस की, तो बेटा कंपनी ने बोला ठीक है हमने तो जी इनकम कमाई कितना? 100 करोड़। अरे भाई कॉर्पोरेट लेवल है, सेपरेट लीगल एंटिटी, जो 50 करोड़ है मेरी सब्सिडियरी, ठीक है, वो कंपनी और मैं कंपनी तो अलग हूं ना, कॉर्पोरेट वेल सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जो उसकी इनकम है डिविडेंड, वो तो उसकी डिविडेंड इनकम है, मेरी इनकम पे बोनस देना है। तो ठीक है मेरा 100 करोड़ का कितना दे लो? 10%। तो यहां पे बोनस कितना मिला बेटा? 10 करोड़ का बोनस आपको पूरे एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। अब वर्कमैन को गुस्सा आ गया। एम्प्लॉय कह रहे हैं कि यार लास्ट ईयर तो अपने को बोनस मिला था 15 करोड़ का, टोटल इनकम जो टोटल डिस्ट्रीब्यूट था, इस बार अपने को बोनस मिला 10 करोड़ का। तो बेटा इस कंपनी के वर्कर्स ने अपनी कंपनी पर ही केस डाल दिया कि भाई ये जो है बोनस लास्ट ईयर से कम दे रहे हैं, बल्कि कंपनी का प्रॉफिट सब ठीक है, नॉर्मल है, तो बोनस कैसे कम हो गया?
तो जब यहाँ पे के कोर्ट में केस गया तो इन्होंने बताया कि भाई हमने जो अपनी शेयर है वो उन्हें सेल कर दिए और वहां पे जो है वो जा रहा है मामला, अब डिविडेंड वहां आ रहा है। हाँ बेटा बता। बोनस देना ना देना जितना भी देना वो तो कंपनी नो अबे कौन सा बोनस, ये जो जिस कंट्री के लॉ की बात चल रही है उस बोनस एक्ट में ये रूल है बेटा बोनस देना। ऐसे नहीं होता बोनस, जब तू एक फॉर्मल सेक्टर में काम करेगा ना, इंक्रीमेंट बोनस और डीए ये लॉ डिसाइड करेगा। अब डीए होता है डियरनेस अलाउंस, और डियरनेस अलाउंस इंडिया में क्या है, इन्फ्लेशन रेट को मीट करना चाहिए। जो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक के बाद ना तू टैक्स में बढ़ेगा, आगे आता है डीए डियरनेस अलाउंस। वो डीए का काम क्या होता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन हो रही है तो आपकी सैलरी में भी हाइक आना चाहिए ना, तो वो डीए उसी के लिए होता है। तो इंडिया का लॉ कहता है कि जो डीए है वो इन्फ्लेशन रेट को तो मीट करना चाहिए। अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है 10% है, आप डीए दे रहे हो 2%, ले लेगा डीए। हाँ अब पॉइंट ये कि इंडिया में देखो कच्चा काम इतना हो रहा है ना इनफॉर्मल, कि लोग को ना देखते ना उन लोगों को फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो, एक एमएनसी में, प्राइवेट सेक्टर में हो, कितना इंसेंटिव आएगा, कितना वो आएगा, ये सब फिक्स होता है। हाँ उसमें कंडीशन है कि आपका एक सफिशिएंट ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। अब मान लो कंपनी लॉस पे चल रही है, फिर आप लड़ने मत चले ना कि हमने तो देखा डीए इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए, हमने तो देखा ये इतना ग्रो होना चाहिए, बोनस देना चाहिए। अब इस कंट्री में लॉ था कि बोनस एक्ट ने बोला था 10% बोनस देना है टोटल का। अब ये भाई साहब कह रहे कि भाई देखो ये जो नई कंपनी है ये और में अलग है, कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट, तो इसकी इनकम तो इसकी इनकम है, मेरी इनकम थोड़ी है, तो अब मैं बोनस तो जी इतने पे दूंगा। अब कोर्ट ने कहा ऐसा थोड़ी होगा भाई। अब देखो हमें क्लियरली केस समझ के आ रहा है कि यहां पे न्यू कंपनी बनाने का एक ही मोटिव है, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो अगर आप कोई लीगल ड्यूटी, कोई लीगल पेमेंट उसको अवॉइड करने के लिए कंपनी फॉर्म कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो फिर हम कॉर्पोरेट वेल को क्या कर देंगे बेटा, लिफ्ट। तो यहां पे कोर्ट ने अगेन कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया और इन दोनों को क्या ट्रीट करा, सेम पर्सन। तो अगर ये दोनों सेम पर्सन ट्रीट होंगे तो इसकी इनकम को क्या मानेंगे, इसकी इनकम, और टोटल इनकम कितनी बनेगी 150 करोड़। कितना बोनस देना पड़ेगा, 15 करोड़। समझ आया? आई होप केसेस समझ आ रहे हैं ना, इजी है बहुत। बस आपको यही, आपको पॉइंट याद रखना है। क्या क्या पॉइंट बताया बेटा? पहला पॉइंट, अगर आपको एलियन एनिमी एलियन फ्रेंड को डिटरमाइन करना है तो कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होता है अगर आपकी इंटेंशन क्या है, टैक्स इवेजन करने के लिए कंपनी बना रहे हो, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देंगे। तीसरा, अगर आप अपनी सब्सिडरी से कोई एक्ट करा रहे हो वो भी एज अ एजेंट, तो हम कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देंगे। और चौथा मैंने लास्ट बताया, अगर आपका जो पेन पर्पस है वो है लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करना, तो भी हम कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देंगे, जैसा एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ करा। फोटो ले लो सुंदर सुंदर। ठीक है, कोई दिक्कत? और एक लास्ट केस लॉ लिख लो बेटा, छोटा सा है, बस 5 मिनट और लूंगा आपके, फिर हम कॉर्पोरेट विल को फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। 5th पॉइंट लिख लो बेटा, वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose। अगर आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो लेकिन सुयश वो इनकॉर्पोरेशन जो है वो किसी इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस के लिए है, तो भैया आप फिर कंपनी के नाम पे बच नहीं सकते। केस लॉ लिख लो बेटा, गिलफोर्ड मोटर कंपनी। केस लॉ क्या है बेटा, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। हाँ कुछ और मत पढ़ लेना ऐसे, घटिया इंसान है, नहीं पहले हंस गए, घटिया इंसान। हॉर एंड वाई नहीं है वो, हॉर्ने। हाँ कुछ और मत समझिए तो कह रहा सर ये वाला केस लॉ फेवरेट है मेरा, ये मजा आया इसको। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। अब देखो बेटा ये केस में क्या हुआ था, जल्दी से बताऊंगा, ठीक है, फटाफट सुनना। देखो बेटा एक कंपनी थी जिसका नाम था गिलफोर्ड मोटर कंपनी। आपको नाम से पता लग गया है ये अपना क्या था, इसका क्या काम होगा, ऑटोमोबाइल्स का काम था इसका। किसका काम था, गाड़ी वाड़ी जो भी होता है। अब इन भाई साहब की कंपनी में एक पर्सन था जिसका नाम था हॉर्ने।
फिर ऐसे राइट। जो हॉर्ने था बेटा वो इस कंपनी में मैनेजर था फ्रॉम 12 इयर्स, फॉर लास्ट 12 इयर्स ये क्या था, मैनेजर, और इसको 12 साल हो गए थे, क्या हो गए थे बेटा, 12 इयर्स। 12 साल गाना भी है शायद एक, है ना, 12 साल गाना नहीं सुना तुमने, तुम्हारी उम्र से बहुत पहले का गाना है इसलिए नहीं सुना, सुनना आज घर जाके, अच्छा गाना है, ठीक है। हॉर्ने भाई साहब को 12 साल हो गए। अब हॉर्ने ने आज डिसाइड करा कि मैं जो है मैं दे दूंगा रेजिग्नेशन, क्या दे दूंगा। अब जब ये रेजिग्नेशन देने गया तो हॉर्ने भाई ने बोला मैं तो रेजिग्नेशन दे रहा हूं, मैं जा रहा हूं। लेकिन एक बात बताओ, गिलफर्ड मोटर कंपनी को पता है कि हॉर्ने 12 साल मतलब बेटा इसके पास बहुत कस्टमर बेस है, हमारे सारे कस्टमर इसको जानते हैं भाई, मैनेजर पोस्ट में था भाई। तो इसने एक ऑब्लिगेशन डाली, और बिल्कुल सही थी, इसने एक ऑब्लिगेशन डाली और ऑब्लिगेशन में ये लिखा कि भैया सुन, तू जा तो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे। लेकिन कंपनी और हॉर्न ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्या बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। इस कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि आप जो है ना हमारे कस्टमर को सॉलिसिट नहीं कर सकते। कस्टमर सॉलिसिट मतलब होता है काटना, कि भाई वो गिलफर्ड मोटर है ना, वो बहुत महंगे पार्ट दे रहा है, मेरे पास आजा, मैं सस्ते में दे दूंगा, क्योंकि डेटा तो सारा आपके पास होगा, कस्टमर का नंबर सब कौन है क्या है। तो इनने बोला कि भाई देख रेजिग्नेशन तू ले ले, लेकिन हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे कि आप जो है हमारे कस्टमर को सॉलिसिट नहीं कर सकते, और अगर आपने सॉलिसिट करा तो आप पे हम लगा देंगे पेनल्टी, बहुत ह्यूज पेनल्टी, गलत बात होगी ना। तो हॉर्ने क्या ओके ओके अग्री करा। अब हॉर्ने भाई साहब पता है क्या करे गए, हॉर्ने भाई साहब गए अपने घर, और हॉर्ने भाई साहब ने एक कंपनी बनाई, मतलब हॉर्ने नहीं बनाई, अब देखो क्या करा इसने, हॉर्ने भाई साहब ने क्या बोला, इन्होंने एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, और इसमें हॉर्ने नहीं था, इसमें उसने बोला कि यार मैं तो पेनल्टी से फंस जाऊंगा, एक काम करते हैं, इसने अपनी वाइफ और अपने फ्रेंड को उसमें मेंबर बना दिया। एक तो कौन हो गई, हॉर्ने की वाइफ प्लस उसका फ्रेंड, ये फ्रेंड ही पत्ता काटेगा इसका, ये गलत लग रहा है मुझे, अरे फ्रेंड, हॉर्ने की वाइफ और उसका फ्रेंड, दोनों ने मिलकर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। अब आपको पता लग रहा है ये कंपनी किसने बनवाई है, इनसे हॉर्ने ने बनाई है। और वो क्या करने लग गए, ये दोनों कंपनी बना के आगे बेटा गिलफर्ड मोटर के कस्टमर को सॉलिसिट करने लग गए, जिस काम के लिए मना करा था वो करने लग गए बेटा। आगे कॉल कर रहे हैं कि आए हम मोटर पार्ट सस्ते में दे देंगे। अब हुआ क्या, इसके चलते गिलफर्ड मोटर ने हॉर्ने पे क्या कर दिया, केस, कि भाई हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, पेनल्टी का प्रॉमिस करा हुआ था, भाई पेनल्टी लग जाएगी, सेम काम नहीं करना, सॉलिसिट नहीं करने कस्टमर। लेकिन हॉर्ने ने क्या जस्टिफिकेशन दी कि भाई देख पहली बात, कंपनी मेरी नहीं है, कंपनी मेरी, कंपनी वाइफ और फ्रेंड की है, वो कर रहे हैं। दूसरा कॉर्पोरेट वेल है, कंपनी के डेट के लिए मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूं, बात हुई थी मैं नहीं करूंगा, तो वो तो कंपनी कर रही है, कॉर्पोरेट वेल है। कोर्ट ने कहा बेटा नहीं, अगर आपका कोई इम्प्रॉपर पर्पस या इलीगल पर्पस है, जैसे यहां पे भाई कंपनी को डेटा किसने दिया, हॉर्ने ने दिया ना, कस्टमर सॉलिसिट करने का आइडिया किसका था, हॉर्ने का था ना, बस वो डायरेक्टली पेनल्टी ना आ जाए इसलिए वो खुद ना करते हुए कंपनी फॉर्म करके वाइफ वाइफ से करवा रहा है। कोर्ट को इंटेंशन समझ आ गई ना, तो उसने बेटा यहां पे हॉर्ने और ये जो न्यू कंपनी है इसमें लिफ्ट कर दिया किसको, कॉर्पोरेट वेल को, और फिर इस कंपनी के एक्ट के लिए कौन लायबल हो गया, हॉर्ने। ऑल्दो ये कस्टमर सॉलिसिट कंपनी नहीं करे थे, लेकिन पेनल्टी किसको अट्रैक्ट हो गई, हॉर्ने। ये है आपके 5 केस। अगर आपको एलियन एनिमी एलियन फ्रेंड आइडेंटिफाई करना है, एक पहला। दूसरा, अगर आप टैक्स एवेजन पर्पस के लिए करो लिफ्ट कर देंगे कॉर्पोरेट वेल। अगर आप अपनी सब्सिडरी को एजेंट की तरह काम करवा रहे हो लिफ्ट कर देंगे। अगर आप कोई लीगल ऑब्लिगेशन से अवॉइड करने बचने की कोशिश कर रहे हो लिफ्ट कर देंगे। और लास्ट, अगर आप कोई इलीगल या इम्प्रॉपर पर्पस के लिए कंपनी फॉर्म कर रहे हो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी। पांचों केसेस में मेंबर और कंपनी एक हो जाएंगे, कंपनी के एक्ट के लिए मेंबर लायबल होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सुपर इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट वेल और कॉर्पोरेट वेल का लिफ्ट। ठीक है, तो आई होप आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में क्लैरिटी हो। कोई दिक्कत परेशानी तो बोलिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके अलावा कोई दिक्कत? हाँ जी सर, एक चीज पूछनी है, जो लास्ट वाला केस था उसमें अगर आप रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाले उससे देखो तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ बेटा, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के एक्सेप्शन नहीं थे बस वही एक्सेप्शन है भाई। अगर आप भाई एक्सेप्शन में कर देख ले तू, एक था सेल ऑफ गुडविल एक्सेप्शन नंबर 1, एक था अगर आप पार्टनर्स एग्रीमेंट बना रहे हो, कोई पार्टनर के साथ काम करो और जाके एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट बना रहे हो, चेक कर ले तू, ट्रेड एग्रीमेंट लिखा था। हाँ, अगर आप अब जैसे KFC, मैंने एग्जांपल भी ये दिया था, KFC का कोई एम्प्लॉय है,
वो भाई अंदर केएफसी का काम कर रहा है, रेसिपी आती है उसे, तो क्या वो सेम नेचर का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? भाई केएफसी उस पर रिस्ट्रेन लगाएगा और ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या होगा? वॉइड होगा? वैलिड? वैलिड होगा। कोई गड़बड़ थोड़ी है इसमें। ऐसे यहाँ पे हॉर्ने के भाई कस्टमर सॉलिसिट करना गलत है ना, ऑल्दो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन कवर होगा। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। चलो